हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ दोस्तों, करंट अफेयर की लीजेंड सीरीज एक बार फिर से स्टार्ट हो गई है। करंट अफेयर डेली जुड़िए दोस्तों 8 बजे शाम को हमारे साथ। इसमें जनवरी से जून 2022 तक का रिवीजन कराया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स के साथ, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन होने वाला है। चाहे आप इंडिया के किसी भी एग्जाम के क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो, इस सीरीज को आप जरूर फॉलो कर सकते हो। कभी भूलोगे नहीं, ऐसा पढ़ाया जाएगा। जबरदस्त तरीके से क्लास चल रही है। शाम को जुड़िए डेली 8 PM पर। अभी जो कल वाली क्लास हुई है पहले उसको जाकर के देख लीजिए, 1 घंटे का समय निकाल करके। और जस्ट उसके 1 घंटे पहले दोस्तों साइंस की सीरीज चलती है, टॉप 20 क्वेश्चंस जिसमें होते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ समझाया जाता है। तो इस सीरीज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, ग्रुप डी का एग्जाम आपका आने वाला है और उसमें साइंस का वेटेज है 25 क्वेश्चन का। तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, साइंस से डरना नहीं है। जबरदस्त तरीके से न्यूमेरिकल सहित आपके सॉल्व कराए जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप इस सीरीज को भी फॉलो करेंगे। ये क्लास होती है डेली 7 PM पर, और इसके 1 घंटे के बाद मेरी करंट अफेयर की क्लास शुरू होती है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल ना जाओ। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। 23 जून को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया और इसी दिन मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। नई दिल्ली में अभी ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया गया। और श्रीलंका में दोस्तों, श्रीलंका ने प्रवासी घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दिया है। वहीं दक्षिण कोरिया ने अभी नूरी नाम से रॉकेट से अपना पहला सैटेलाइट, स्वदेशी निर्मित सैटेलाइट लॉन्च किया है। कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में भारत 68वें स्थान पर आ गया है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में। और अभी विश्व बैंक ने दोस्तों उत्तराखंड में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए परियोजना को मंजूरी दे दी है। और कंबोडिया में दुनिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली मिली हुई है। वहीं पी उदय कुमार को NSIC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसरो ने GSAT-24 लॉन्च कर दिया है सफलतापूर्वक। और साउथ इंडियन बैंक ने SIBTF ऑनलाइन एग्जिम ट्रेड पोर्टल लॉन्च किया है। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से। डिटेल इसकी जानना है तो आप कल की वीडियो को जरूर देखिए। अब बात करेंगे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। तो आज पहला क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों ओडिशा ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार, नेशनल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज पुरस्कार में पहला स्थान हासिल किया है। सेकंड पर रहा है बिहार और थर्ड पर रहा है हरियाणा। और ओडिशा को प्रथम पुरस्कार मिला है, यानी फर्स्ट स्टेट रहा है। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे। MSME सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए अपने राज्य में, और उसको बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं लॉन्च करती हैं, इसको सबको देखते हुए ये दिया जाता है। तो उड़ीसा को इस बार दिया गया है। ठीक है, MSME का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसके मंत्री पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे नारायण तातू राणे, या नारायण राणे भी कह सकते हो आप। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 27 जून को मनाया जाता है और अभी इसी महीने में मनाया जाने वाला है। ओके, तो राष्ट्रीय MSME पुरस्कार उड़ीसा में। अब उड़ीसा आया है तो उड़ीसा के बारे में जान लो पहले, उसके बाद कुछ और पुरस्कारों की बात करेंगे। उड़ीसा यहाँ पर आप मैप में देख पाओगे। उड़ीसा अपना बॉर्डर शेयर करता है पश्चिम बंगाल से, इसके बाद झारखंड से, इसके बाद छत्तीसगढ़ से, और इधर ये आंध्र प्रदेश से। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के हैं CM। प्रोफेसर गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर हैं और S मुरलीधर यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, ये तो उड़ीसा था। उड़ीसा से रिलेटेड आप नेशनल पार्क वगैरह यहाँ पर देख पाएंगे, नंदन कानन, सिमलीपाल, चंद्रका हाथी विहार, ये सभी है। घुमरा छाऊ प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ और पुरस्कारों की। अभी रिसेंटली दोस्तों मेघालय ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता था, सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत करी हुई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये राजस्थान का सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र का पुरस्कार होगा। जिला कौशल विकास योजना उत्कृष्टता पुरस्कार में अभी राजकोट गुजरात को पहला स्थान मिला हुआ है। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के महानिदेशक कौन बनाए गए? तो NIA के नए महानिदेशक दोस्तों बन गए हैं दिनकर गुप्ता।
IPS दिनकर गुप्ता दोस्तों ये अपॉइंट किए गए हैं NIA के, NIN की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे 1987 बैच के ये इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS के ऑफिसर हैं और इनको अब नियुक्त कर दिया गया है। इससे पहले ये पंजाब पुलिस के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं और अब NIA के प्रमुख होंगे। NIA जो है दोस्तों भारत की जो मेन आतंकवादी विरोधी कार्यबल है वो है ये। ओके, NIA की स्थापना 2009 में हुई थी और कहीं ना कहीं जो 26/11 हमला हुआ था 2008 में, उसको देखते हुए, उससे सीख लेते हुए एक ऐसी संस्था बनाई गई। क्लियर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब कुछ और नियुक्तियां जो हुई हैं अभी रिसेंटली, उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अभी SL थाओसेन को दोस्तों SSB का नया महानिदेशक बनाया गया। किसका? SSB का नया महानिदेशक बनाया गया। राजेश गेरा को दोस्तों राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक बनाया गया है, नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर का। जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का महानिदेशक बनाया गया है। मणिमेखलाई को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी UBI की पहली महिला प्रबंध निदेशक यानी MD नियुक्त किया गया है। वहीं मयंक कुमार अग्रवाल दोस्तों प्रसार भारती के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। RBI ने अपने अभी केंद्रीय बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किए 4। कौन कौन? आनंद महिंद्रा, रविंद्र ढोलकिया, वेणु श्रीनिवासन और पंकज पटेल। इन 4 का भी नाम आप याद रखेंगे। कैसी लग रही है वीडियो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब और ज़्यादा डिटेल के साथ और ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दोस्तों करंट अफेयर आएगी। बस आपको सिर्फ और सिर्फ 2 काम करने हैं। एक तो वीडियो को लाइक कर देना है, ये तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए, आपको कर देना चाहिए। एक वीडियो को शेयर कर देना है, शेयर जरूर करो। देखो यहाँ पर मैं क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहा हूँ तो आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ इस बात के, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो कि इसको शेयर कर दो। शेयर करोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। वैसे आप लोग का इतना प्यार मिलता रहता है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, इस वजह से मोटिवेशन कभी डाउन नहीं होता है। डेली सुबह उठ करके आपके लिए करंट अफेयर तैयार किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर शेयर करोगे तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊंगा मैं आपके लिए। चलिए अगला, वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो 2023 में दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। लेकिन भारत में कहां पर किया जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। ये बहुत बड़ा अपडेट है, इसको याद रखिएगा। वैसे यहाँ पर कुछ और देशों के नाम होता तो और मजा आ जाती। फिलहाल G20 शिखर सम्मेलन भारत में किया जाएगा, आपको सबको पता है, बहुत बार मैंने आपको बताया था। इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस करके एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल गेम खेला है कि हम G20 का आयोजन तो करेंगे, लेकिन कहाँ पर करेंगे? जम्मू कश्मीर में करेंगे, अपने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर टू होस्ट G20 मीटिंग, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। तो 2023 में जो मीटिंग होने वाली है जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है वो जम्मू कश्मीर में करेगा। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों इसमें G20 कंट्रीज के सभी मेंबर रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे, जिसमें कौन कौन है? जिसमें कनाडा, चाइना, जर्मनी, UK, US, तुर्की, ठीक है, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ये सब शामिल हैं, रसिया वगैरह। तो इतना बड़ा आयोजन होने वाला है, इतने बड़े बड़े देशों के रिप्रेजेंटेटिव आने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर में ये सब जब आएंगे तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को लेकर के जो दुनिया भर में धारणा फैली हुई है बहुत सारी चीज़ें, जैसे वहाँ पर अत्याचार होता है, वहाँ पर जनता ठीक से रहती नहीं है या विकास नहीं हो रहा है, सरकार वहाँ की चीज़ों को छुपाती है, ये सब वगैरह लोग फैलाते रहते हैं प्रोपेगेंडा। ये सभी चीज़ें नहीं होंगी वहाँ पर। जब इतने बड़े बड़े देशों के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर देखेंगे और चीज़ें को समझा जाएगा। और एक सक्सेसफुल अगर होस्ट करा लेता है इंडिया तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की काया पलट जाने वाली है। तो फिलहाल भारत 1 दिसंबर 2022 से इंडोनेशिया से अध्यक्षता खुद को ले लेगा और फिर 2023 में जो मीटिंग होगी उसकी मीटिंग की मेजबानी करेगा। अभी 2022 में अध्यक्षता किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है। अभी जो मीटिंग हुई वो इंडोनेशिया में। क्लियर है? G20 में 20 देश यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं हिंदी में भी, तो आप वहाँ पर हिंदी में भी देख पाओगे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इनको अभी पिछले साल ही सितंबर में G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है, तो ये नाम भी आप याद रखेंगे। G20 शिखर सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में हुआ, 2021 वाला रोम इटली में हुआ था, 2020 वाला अगर पूछा जाए G20 तो आप बताएंगे रियाद में हुआ था, सऊदी अरेबिया, रियाद में हुआ था।
इससे पहले कहाँ पर हुआ था? तो आप इससे पहले कहाँ पर बताएंगे? कमेंट करके बताइए 2019 में कहाँ पर हुआ था। क्लियर है? चलो 2023 में भारत में होगा। अगला, अभी कल की ही वीडियो में मैंने आपको जो भी सबमिट होती हैं उसको सबको रिवाइज कराया था, इसलिए मैं कहता हूँ शाम वाली वीडियो भी देखना आपसे आप लोग, ठीक है। शाम वाली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कराई जाती है, समिट रिवाइज कराया गया, आपका महोत्सव रिवाइज कराया गया, बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कराई गई। अगला, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में BRO कैफे स्थापना करने की मंजूरी दी है? तो रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए, खासतौर से डिजाइन किए गए BRO कैफे की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये 12 स्टेट और यूटीज जो होंगे, इनके जो बॉर्डर एरिया हैं, 75 ऐसे बॉर्डर एरिया में दोस्तों स्थापित किए जाएंगे ये आउटलेट्स। कैसे आउटलेट होंगे? ये कैफ़े टाइप के आउटलेट्स होंगे, यानी कि जब यात्री आते जाते हैं तो उनको रास्ते में कुछ ऐसे जलपान की दुकान वगैरह मिल जाएगी जो BRO के द्वारा बनाई गई रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बॉर्डर के एरिया है, वहाँ पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा, तो BRO ऐसे काम करता है कि चाहे रोड बनाना हो तब, चाहे अब देखो यहाँ पर आउटलेट बनाना हो तब BRO के द्वारा बनाया जाएगा। और यहाँ पर जो होगा कि मतलब वो जो आउटलेट होगा वहाँ से जो पर्यटक होंगे, जो यात्री होंगे, उनको सहूलियत मिलेगी, खाने पीने की चीज़ें आराम से मिल जाएंगी, बुनियादी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो खास तौर से पर्यटन को बढ़ावा देने में एक और ये बड़ा कदम है। तो BRO कैफे जो होगा, कुल मिलाकर याद रखिएगा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, 75 ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों को चुना गया है, वहाँ पर 75 आउटलेट्स बनाए जाएंगे। क्लियर? तो देखो BRO जो है इसका मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। अच्छा, आपने अगर कल शाम वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था वैशाली हिवासे के बारे में, वैशाली हिवासे, ठीक है। ये BRO की दोस्तों, BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है, पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है ये, ठीक है, नाम याद रखिएगा। BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर ये नियुक्त हुई हैं। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण भी अभी BRO कर रहा है। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का दोस्तों उद्घाटन किया है अभी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल इनॉग्रेट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स। ओके, तो बाजरे पर इन्होंने राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इस बार की थीम थी द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। क्या थी? द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। ओके, तो ये एसोचैम के द्वारा आयोजित कराया गया था और उद्घाटन किसने किया? प्रहलाद सिंह पटेल जी ने। अच्छा, भारत जो है ये दुनिया भर में बाजरे का 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और 2023 को भारत ने बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया हुआ है, ये भी याद रखेंगे। अगला, हाल ही में कहां पर 26वां सिंधु दर्शन यात्रा शुरू हुआ? 26वां सिंधु दर्शन यात्रा दोस्तों ये शुरू हुआ है लेह में, लद्दाख में, लद्दाख की राजधानी लेह में। तो 26वां सिंधु दर्शन, यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल ऑल इंडिया रेडियो का है। द 4 डे सिंधु दर्शन यात्रा बिगिन्स इन लद्दाख। 4 दिवसीय ये होगा सिंधु दर्शन यात्रा, ठीक है। 26वां इस बार का इसका संस्करण होगा। क्लियर है? तो RSS के जो अभी वरिष्ठ नेता हैं इंद्रेश कुमार, इन्होंने इसके बारे में अभी घोषणा करी और वहाँ पर जो यात्री हैं, पर्यटक हैं, उनको इनवाइट भी किया। ये इसका उद्घाटन कौन करेगा? उद्घाटन करेंगे दोस्तों जोशी मठ के भद्रिका आश्रम के जगत गुरु शंकराचार्य श्री श्री 1008 वासुदेव वन जी। ओके, तो भारत सरकार इस पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी कर रही है, यानी कि आप इसका महत्व तो समझ सकते हैं कितना बड़ा ये सिंधु दर्शन यात्रा होगा। ओके, अगला, विवा टेक 2020 समिट में किस देश को वर्ष का देश चुना गया है? तो दोस्तों विवा टेक 2020 समिट जो कि यूरोपियन यूनियन का अगर बात करें हम लोग, तो यूरोपियन यूनियन में बहुत बड़ा ये समिट होता है। इसमें दोस्तों कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता मिली है भारत को, यानी भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे बिजनेस स्टैंडर्ड का, इंडिया रिकॉग्नाइज्ड एट कंट्री ऑफ द ईयर बाय यूरोप्स विवा टेक। तो विवा टेक जो होता है सम्मेलन जो होता है दोस्तों,
ये यूरोप का स्टार्टअप का सबसे बड़ा समिट होता है स्टार्टअप्स के लिए, और इसमें इंडिया को दोस्तों शामिल किया जाना, देखो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इंडिया में यूनिकॉर्न की संख्या हो गई है 101, और अभी कुछ दिन पहले ही यूनिकॉर्न के मामले में इंडिया ने ब्रिटेन को पीछे कर दिया था। अब ब्रिटेन को पीछे कर दिया, और ब्रिटेन में देखिए यूरोप में यहाँ पर आयोजित हो रहा है स्टार्टअप समिट, ठीक है। तो यूरोप का ये सबसे बड़ा स्टार्टअप समिट होता है विवाटेक, इसमें भारत भी शामिल होने जा रहा है। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, 101 यूनिकॉर्न कंपनीज हो गई हैं। अभी दोस्तों अगर 100वां बात करें, 100वां यूनिकॉर्न कौन बना था, तो आप बताएंगे नियो बैंक। और 101वां स्टार्टअप कौन बना था, तो आप बताएंगे फिजिक्स वल्ला, पीडब्ल्यू। ओके, तो विवाटेक याद रखिएगा यूरोप में आयोजित होगा। अगला, अच्छा, ग्रुप डी का त्रिनेत्र बैच है। इस बैच में 3 सब्जेक्ट्स पर होगी अपनी निगाह, जीएस, साइंस और करंट अफेयर। इन 3 टॉपिक को बहुत ही खूबसूरती से दोस्तों बताया गया है, आपको समझाया जाएगा और तैयार कराया जाएगा। लगातार स्टूडेंट्स इससे ज्वाइन हो रहे हैं इस कोर्स से। मात्र 399 का बैच है, आप भी ज्वाइन कीजिए, देर मत कीजिए। ज़बरदस्त तरीके का बैच है, साइंस वगैरह की क्लासेस लगातार चल रही हैं। आप बाद में भी वीडियो देख सकते हो, जो लाइव क्लास आपकी छूटी है उसको आप वीडियो के फॉर्मेट में बाद में भी देख सकते हो। और एक और चीज़, इसमें भी वैसे ही एनटीपीसी की तरह आपको छोटी छोटी वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, करंट अफेयर का टॉपिक बाय टॉपिक, और डिटेल भी प्रोवाइड कराया जाएगा। डिटेल कैसे, तो डिटेल तो रिवीजन आपका करवाऊंगा ही मैं लाइव क्लासेस के माध्यम से, लेकिन छोटी छोटी वीडियो इसलिए दूंगा जिससे उन वीडियोज़ और उन पीडीएफ के माध्यम से आप लास्ट टाइम जब आपका एडमिट कार्ड वगैरह आ गया रहे और आपको लगे कि बस रिवीजन करना है, उस टाइम पर आप झंडे गाड़ सकते हो। तो ये तरीका है दोस्तों, सही तरीके से समझ लो तैयारी करने के लिए। और मैं कुछ और भी खास आप लोग के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए आपके, तो ज़रूर आपको आगे आने वाले टाइम पर जानकारी मिलेगी। और ऑब्वियस सी बात है, प्रीमियम यूजर्स के लिए होगा वो। तो ग्रुप डी एग्ज़ाम जीएस स्पेशल बैच है, इसे आप ज्वाइन कीजिए एमजेटी ऐप पर जा करके, गूगल प्ले स्टोर पर एमजेटी ऐप मिल जाएगा आपको। अगला, लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन रहा, तो इसमें टॉप पर रहा दोस्तों वियना। लिवेबिलिटी इंडेक्स अभी 2022 रिपोर्ट जारी हुई है, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में रहने योग्य शहरों के मामले में वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया मत बोल देना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, तो इस ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को सबसे अच्छा रहने योग्य शहर चुना गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे एनुअल ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, वियना टॉप्स द लिस्ट। यहाँ पर पूरी लिस्ट भी मैं आपको शो करा दे रहा हूँ। टॉप पर दोस्तों वियना है, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी जो सेकंड पर है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड थर्ड पर है, फिर कोलोग्नी है, ठीक है। इसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज की सिटीज़ हैं। अगर हम बात करें दिल्ली कहाँ पर है, भारत का कोई शहर है क्या, बिल्कुल है, दिल्ली है तो, लेकिन दिल्ली बहुत पीछे है, दिल्ली बहुत दूर है, 112वें स्थान पर है दिल्ली। और अगर पूछा जाए लास्ट में कौन है, तो लास्ट में है दोस्तों दमिश्क, यानी दमिश्क में रहने योग्य है ही नहीं, समझ लो, सीरिया की राजधानी दमिश्क। अमेरिका पूरा बर्बाद करके रखती है इसको। चलो, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जारी किया गया है, इसको आप याद रखेंगे। अगला, कुछ और प्रमुख सूचकांक अभी जो आए थे रिसेंट में, उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आया था, भारत 180 देशों में सबसे नीचे रखा गया था, 180वें स्थान पर रखा गया था। शायद लग रहा था लिस्ट बनाते समय वो लोग भारत को भूल गए थे और लास्ट में लाकर रख दिए। उकला स्पीड टेस्ट वैश्विक सूचकांक, भारत का स्थान 115वां रहा। आईएमडी की विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 37वां रहा। WEF का ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, भारत का स्थान इसमें 54वां रहा। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 150वें स्थान पर आ गया। क्लियर है बिल्कुल, आगे देखते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों रंजीत बजाज। रंजीत बजाज को आप यहाँ पर इमेज में देख पाओगे, यहाँ पर आर्टिकल है, रंजीत बजाज नेम्ड चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी टू असिस्ट COA इन रनिंग AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स है, यानी कि प्रशासकों की जो समिति है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है, उसकी ये अध्यक्षता करने वाले हैं। 12 सदस्यीय ये समिति है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में जो प्रतिदिन कुछ न कुछ मामले आते रहते हैं, तो उनकी जांच के लिए उनके लिए ये गठित करी गई है। रंजीत बजाज ही क्यों, क्योंकि इनके पास दोस्तों एक्सपीरियंस भी है ऐसे फ्रेंचाइजीज वगैरह को भी ऑपरेट करने की। राउंड ग्लास को बेचे जाने से पहले ये आई लीग
क्लब मिनर्वा पंजाब के मालिक भी थे, तो इनको अच्छे से पता भी है इसके बारे में, मतलब थोड़ा सा नॉलेज भी है। तो इसलिए बिजनेसमैन रंजीत बजाज को नियुक्त किया गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन अगला है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? तो दोस्तों अभी हाल ही में रुमेली धर ने भी संन्यास ले लिया है। देखिए अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन में मिताली राज भी दिखेगा तो मिताली राज ने भी संन्यास ले लिया है। अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है और मिताली राज रहती हैं ऑप्शन में तो मिताली राज भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर अभी 2 लीजेंड खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया है, विमेंस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मिताली राज ने लिया संन्यास, उनके बारे में तो मैंने आपको उस दिन बताया था जब संन्यास की घोषणा करी थी उन्होंने। आज रुमेली धर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। रुमेली धर ने भी अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ऑलराउंडर थी, इंडियन वीमेन क्रिकेटर थी ये। ठीक है, ऑलराउंडर थी, तो इन्होंने संन्यास ले लिया है 38 साल की उम्र में। हालांकि लास्ट मैच इन्होंने 2018 में ब्रेबोर्न में खेले हुए थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो त्रिकोणीय सीरीज हुई थी T20 इंटरनेशनल की, उसमें इन्होंने खेले थे लास्ट मैच अपने। ठीक है, टोटल इंडिया के लिए 4 टेस्ट मैच खेल चुकी हैं, 78 ODI खेल चुकी हैं और 18 T20 इंटरनेशनल खेल चुकी हैं। कुल इन्होंने 1328 रन बनाए हैं और 84 विकेट लिए हैं, क्योंकि ये ऑलराउंडर थी। तो इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। क्लियर। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना मत जाना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास, शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की जो मैंने आपसे पूछ रखे थे। अंडर 17 टीम में अभी भारतीय महिला कुश्ती टीम ने कितने गोल्ड जीते हैं? 8 गोल्ड मेडल जीते हैं और टॉप पर रही है टेबल में। रुचिका कंबोज वर्तमान में दोस्तों अभी तक भूटान में भारत की राजदूत थी और अभी इनको यूनाइटेड नेशन में दोस्तों नियुक्त कर दिया गया है भारत का अस्थायी प्रतिनिधि। क्लियर है। आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है? आज आपके लिए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्थापना कब हुई थी? ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? पहला ओलंपिक कहाँ पर खेला गया? रिसेंट के ओलंपिक कहाँ कहाँ पर खेले गए और आगे आने वाले ओलंपिक कहाँ पर खेले जाएंगे? ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। कंबोडिया की राजधानी क्या है? कंबोडिया भी रिसेंटली क्यों चर्चे में रहा था? और यहाँ पर कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? ये आप बता सकते हो। देखिए मैं इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, तो जिससे आप आसपास के पॉइंट रिलेट करके बता सको। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग केवल आंसर करते हैं। आप आंसर के साथ साथ थोड़ा आसपास के भी पॉइंट जरूर बताया करो। MGT ऐप है ये अपना, यहाँ पर जा करके आप क्विज भी बिल्कुल फ्री में आप सॉल्व कर सकते हैं और अपना रिविजन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर ऑनलाइन भेज जाता है और यहाँ पर आप MGT ऐप पर जा करके कोर्स भी ले सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।